हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। तो देखिए, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पर दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चन जहां पर आपको जो गिवन सीरीज है वो या तो एपी सीरीज है या फिर वो जीपी सीरीज है। अगर आपको गिवन सीरीज एपी या जीपी है तब आप क्या करते हैं, आप उस सीरीज का सम निकालते हैं, एसएन निकालते हैं, आप सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी और एपी। तो आपको मालूम है एपी सीरीज मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या जीपी सीरीज हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, तो वहां पर आप सीरीज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके फॉर्मूले आपको मालूम है, सम कैलकुलेट करिए, फिर उस सम पर आप लिमिट अप्लाई करिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और लिमिट के बेसिस पर हम बता देते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो ये हमारे टाइप 1 की प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कराई थी, है ना। उसके बाद जो हमारे पास ज्यादातर सीरीज होती है वो एपी और जीपी नहीं होती है। बात समझ में? देखिए, एपी और जीपी तो स्पेशल टाइप की सीरीज है, वहां पर हमें एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला भी पता है और जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला भी पता है। लेकिन अब ऐसी सीरीज जहां पर हमें सम का फॉर्मूला नहीं पता, तो वहां पर कैसे बताएंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखिए, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डीएलएम्बर्ट टेस्ट और रेबिस टेस्ट। ये 4 टेस्ट हैं हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है। टेस्ट तो और भी हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिनकी हेल्प से हम ये बता देंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको जो गिवन सीरीज है अगर वो एपी और जीपी नहीं है तो आप इन 4 टेस्ट का यूज करेंगे, है ना। इन 4 टेस्ट का यूज करेंगे बताने के लिए। इनमें से 2 टेस्ट में आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं, पी सीरीज टेस्ट करा चुका हूं, कंपैरिजन टेस्ट मैं आपको करा चुका हूं। आज जो हम टेस्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में, आज का जो हमारा टारगेट है वो है डीएलएम्बर्ट टेस्ट। डीएलएम्बर्ट टेस्ट या फिर इसको रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं। डीएलएम्बर्ट टेस्ट या डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट या फिर रेशियो टेस्ट, बात एक ही है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे आज, और ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है। बात समझ में आ रही? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जब हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट को पढ़ेंगे तो हमें पी सीरीज टेस्ट भी आना चाहिए, हमें कंपैरिजन टेस्ट भी आना चाहिए। क्यों? देखिए, डीएलएम्बर्ट टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर डीएलएम्बर्ट टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, है ना। डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर केस में। तो जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा तो उस केस में हम उसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। और आप जानते हैं जब आप कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर पी सीरीज टेस्ट भी आ जाता है। तो इसका मतलब आपको डीएलएम्बर्ट टेस्ट के लिए कंपैरिजन टेस्ट को भी यूज करना पड़ेगा और पी सीरीज टेस्ट को भी यूज करना पड़ेगा। यानी कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट के क्वेश्चन में कंपैरिजन टेस्ट भी लगेगा, पी सीरीज टेस्ट भी लगेगा। सभी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, कौन से क्वेश्चन में लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले रेबिस टेस्ट। एक्चुअल में क्या होता है, रेबिस टेस्ट भी कोई नया टेस्ट नहीं है। अगर आपको डीएलएम्बर्ट टेस्ट आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपको 90% रेबिस टेस्ट भी आ गया। क्यों? देखो, रेबिस टेस्ट को कब अप्लाई करते हैं? जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है। जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है किसी पर्टिकुलर केस में, है ना। तो उसके बाद हम पहले तो ट्राई करते हैं कि उसमें कंपैरिजन लग जाए। मान लीजिए डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो गया, अब उसमें कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लग पा रहा है। कंपैरिजन टेस्ट कब नहीं लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के कराते समय। उसमें कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लग रहा है तो अब आपको जाना पड़ेगा रेबिस टेस्ट पे। बात समझ में आ रही? अब जाना पड़ेगा आपको रेबिस टेस्ट पे। यानी कि ये जो चारों टेस्ट हैं ये इंटरलिंक है एक दूसरे से, इसलिए आपको चारों के चारों आने चाहिए। और बहुत ही आसान है, इनके क्वेश्चंस भी बहुत आसान है। आप देखेंगे क्वेश्चन एकदम सब सारे क्वेश्चन के स्टेप सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया डीएलएम्बर्ट टेस्ट के लिए आपको पी सीरीज टेस्ट आना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट भी आना चाहिए और रेबिस टेस्ट भी आना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैं पी सीरीज टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट बता चुका हूं, फिर भी मैंने यहां पर लिखा हुआ एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं कि क्या होता है पी सीरीज टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट। अब इधर ध्यान दीजिए, पी सीरीज टेस्ट या फिर इसको कहते हैं हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। तो यहां पर क्या होता है, एन इनफाइनाइट सीरीज। अगर आपको जो गिवन सीरीज है, अगर वो आपको इस फॉर्मेट में दी है,
1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p। जो सीरीज आपको गिवन होगी वहां p की जगह कोई नंबर लिखा होगा। अगर आपको इस फॉर्मेट में गिवन है या आप किसी सीरीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको कहते हैं पी सीरीज। क्या कहते हैं इसको? पी सीरीज। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इस पी सीरीज की जो nth टर्म होगी ना वो 1/n की पावर p होगी। यहां पर जो n है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर आप किसी सीरीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आप किसी गिवन सीरीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये पी सीरीज है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पर जो p है, अगर इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट, और अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हुई तो सीरीज होगी आपकी डाइवर्जेंट। तो बहुत ही आसान टेस्ट है ये। तो आप सीरीज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए और p की वैल्यू देख लीजिए क्या है। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है कंपैरिजन टेस्ट, है ना। कंपैरिजन टेस्ट देखिए, अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं, डिटेल में अगर आप इनको समझना चाहते हैं तो लास्ट लेक्चर एक बार देखिए, वहां से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट, ये फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये हमारे पास जितनी भी टेस्ट है सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, लेट समेशन यूएन और समेशन वीएन बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। हमने मान लिया कि ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इसमें से जो पहले वाली है हमारे पास समेशन यूएन, ये क्या है? गिवन सीरीज है। जो आपको क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है आप उसको समेशन यूएन कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट में क्या करना होता है, जब आपके पास समेशन यूएन आ गया तो आपको समेशन वीएन भी फाइंड करना पड़ेगा। ये एक आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है, या कह सकते हैं कि पी सीरीज है। क्या है ये? पी सीरीज है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको क्वेश्चंस में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद फॉर्म विद द हेल्प ऑफ गिवन सीरीज, ये जो ऑक्सिलरी सीरीज है इसी की हेल्प से बनेगी। कैसे बनेगी क्वेश्चन में सीखेंगे, है ना, और लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिमिट फाइंड करेंगे un अपॉन वीएन लिख के। तो un अपॉन वीएन को डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी लिमिट को कैलकुलेट करेंगे एट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और अगर ये लिमिट आपकी फाइनाइट आ जाती है, फाइनाइट फिक्स एंड नॉन जीरो अगर आ जाती है तो इसका मतलब यहां पर कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होगा। कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा? एप्लीकेबल। अगर ये फाइनाइट नहीं आती है ना, या ये जीरो आ जाती है तो कंपैरिजन टेस्ट को आप नहीं लगा सकते। अब अगर कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है तो अब क्या होगा, आप जरा ध्यान देना। देखो ये पी सीरीज थी जो हमने बनाई है, और अगर ये पी सीरीज है तो ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी वो तो हमें पता ही होगा, क्योंकि हमें पी सीरीज का पता है कब कन्वर्जेंट होती है कब डाइवर्जेंट होती है। तो अब अगर ये कन्वर्जेंट हुई, अगर आपकी ये जो कन्वर्जेंट हुई, देखो अगर समीशन वीएन कन्वर्जेंट हुई तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये डाइवर्जेंट हुई तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगी। ये होता हमारा कंपैरिजन टेस्ट, जिसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया था। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे काफी सारे सॉल्व। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के ऊपर बेस्ड। अब हम चलते हैं अपना आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डी-एलम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट, है ना। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट और रेशियो टेस्ट, तो शॉर्ट में हम इसको केवल रेशियो टेस्ट बोलेंगे क्योंकि इसका दूसरा नाम रेशियो टेस्ट भी है। चलिए अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए। नाउ इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। सारे टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही एप्लीकेबल है जो अभी हम यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है यहां पर, लेट समेशन यूएन इक्वल टू गिवन सीरीज। फिर से वही है, आपको जो क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है उसको आप समेशन यूएन के इक्वल क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे इसको कि वो समेशन यूएन है। ठीक है, तो समेशन यूएन इज द गिवन सीरीज। नाउ अब करना क्या है आपको, देखिए करना क्या है, प्रोसीजर देखिए क्या क्या आप करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप उसमें से यूएन निकालिए। यूएन क्या है, उस सीरीज की nth टर्म। nth टर्म कैसे लिखी जाती है ये मैं आपको पिछले लास्ट 3 लेक्चर से बताते आ रहा हूं, आज भी बताऊंगा, और बहुत आसान होता है nth टर्म को लिखना। बस आपको पैटर्न को पहचानना है ना, और पैटर्न को पहचान के आपको लिख देनी है nth टर्म। आपको क्या आना चाहिए, आपको आनी चाहिए nth टर्म का फॉर्मूला। चलिए तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप nth टर्म निकालेंगे यूएन। जब आप यूएन निकाल लेंगे तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कैलकुलेट करेंगे यूएन प्लस 1। बहुत सिंपल है, अगर आपके पास यूएन है और आपको यूएन प्लस 1 निकालना है तो एन की जगह पर एन प्लस 1 रख दो, यूएन प्लस 1 अपने आप आ जाएगा। दोनों आ गए। अब क्या करेंगे, अब आप यूएन को यूएन प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। लिमिट बाद में लगाना, पहले इसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे।
un अपॉन un प्लस 1। और जब ये फाइंड आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें आप लगा दीजिए लिमिट। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, ऊपर un और नीचे un प्लस 1। और मान लेते हैं कि ये जो यूनिट है हमारे पास ये आ जाती है l, तो इस लिमिट की कोई वैल्यू आएगी, यूनिट नहीं लिमिट, इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैंने मान लिया कि वो l है। क्या है, l है ना। क्वेश्चन में l नहीं आएगा, क्वेश्चन में यहां पर वैल्यू आएगी, हो सकता है 2 आ जाए, 1/2 आ जाए, 3/2 आ जाए, 4/2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। अब ध्यान से समझना, देखिए जो आपको गिवन सीरीज दे रखी है ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी, इस एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। एल की वैल्यू के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे। जो आपकी गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट, और अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1, तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। और अगर एल की वैल्यू 1 आ गई, अब ध्यान देना यहां पर, अगर एल की वैल्यू 1 आ गई, यही केस हमारा इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में हमारा जो रेशियो टेस्ट है या डीएलएम्बर्ट टेस्ट है वो हो जाएगा फेल। ठीक है, देखिए दो केस में तो ठीक है, पहला केस ठीक, दूसरा केस ठीक, लेकिन अगर L1 आ गया तो यहां पर डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस जाना पड़ेगा कंपैरिजन टेस्ट पे। क्या करेंगे आप, जो आपका यू था ना ये यूएन, इस यूएन में एक्स की जगह 1 पुट कर दो तो आपको यूएन मिल जाएगा, और उसके बाद आप कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझ लीजिए, जब हम इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे रेबिस टेस्ट, तो वहां पर क्या होगा, जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल होगा तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट के फेल होने पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे रेबिस टेस्ट। अब ध्यान से सुनना, अभी क्योंकि हमने वो टेस्ट पढ़ा नहीं है इसलिए हम कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, वरना डीएलएम्बर्ट टेस्ट में अगर टेस्ट फेल हो जाता है, L = 1 आ जाता है, तो इस केस में हम दो टेस्ट लगा सकते हैं, या तो हम उसको कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे या हम उसको रेबिस टेस्ट से करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कब रेबिस टेस्ट से करेंगे और कब कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज हम बात करेंगे, अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो कंपैरिजन टेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, है ना। देखिए क्या है, नाउ टेस्ट द सीरीज। आपको सीरीज दे रखी है, इस सीरीज का टेस्ट आपको करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चलिए चेक करते हैं कि इट इज अ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप इस सीरीज को लिख लेते हैं हम। तो मान लेते हैं कि लेट समेशन un इज इक्वल टू, जो गिवन सीरीज है उसको un के इक्वल मान लिया हमने, समेशन un 2/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 1 एंड प्लस डैश डैश डैश। अब जरा यहां पर ध्यान से समझेंगे करना क्या है। सबसे पहले ये तो समेशन un हमें दे दिया, समेशन un हमें दे दिया, हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या हमारा, हमें फाइंड, ये तो हमने देखो समेशन un के इक्वल हमने क्या मान लिया, गिवन सीरीज को मान लिया। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे un, इसकी nth टर्म। तो अब जरा ध्यान से देखो nth टर्म कितनी होगी, nth टर्म, देखिए nth टर्म निकालते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान दें इसमें तो क्या हो रहा है, यहां पर देखो ऊपर क्या लिखा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी कि 2 की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, आगे जाएंगे 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, यानी कि पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पावर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब यहां पर जरा ध्यान दें आप, पावर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पावर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां पर मैं कुछ डेटा लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। देखिए हमारी जो पावर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, इस तरह से आते जाएगा। अब ये क्या है, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो पावर है 1 2 3, ये क्या बना रही है, एपी, क्या बना रही है, एपी। तो इस एपी की nth टर्म क्या होगी, एन ही होगी, है ना। क्या होगी इसकी nth टर्म, एन ही होगी। अगर आप यहां पर इसकी nth टर्म निकालेंगे तो एन ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना। एपी की nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एपी की nth टर्म आएगी n, इसका मतलब 2 तो यहां पर सेम है, 2 की पावर n आ जाएगा,
ऊपर क्या आएगा 2 की पावर n। n क्यों आया समझ में आया ना, क्योंकि पावर 1 2 3 हो रहा है। देखो अगर आपको इसमें डाउट हो ना तो आप इसको चेक करके देख लिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल n क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा 2 की पावर 3 आ जाएगा। देखो वापस वही आ रहा है, इसका मतलब आपने जो लिखा है वो सही है। चलिए अब नीचे देखो क्या हो रहा है, नीचे यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यानी कि पावर तो सेम है सब जगह, पावर तो 2 ही है, लेकिन बेस क्या है 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, यानी कि अगेन यही सीरीज आ रही है 1 2 3, तो इसकी एन टर्म क्या होगी n ही होगी। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं n स्क्वायर। बोलो बात समझ में, n स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये क्या है 1 2 3, इसकी एन टर्म क्या होगी n होगी ना, प्लस 1। अब 1 तो सभी जगह सेम है तो यहां तो 1 ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहां पर ऐसा क्यों, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा एन टर्म से सीधे सीधे आ गया, ये आपको लास्ट लेक्चर में मैं एन टर्म बता चुका हूं काफी आपको, है ना, डिटेल में। चलिए अब आगे देखिए, देखो यहां पर एन टर्म हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, एन टर्म के आने के बाद हम निकालेंगे यू एन प्लस वन। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना था, यू एन प्लस वन। तो यहां पर अब मैं यू एन प्लस वन निकालने जा रहा हूं। देखिए यू एन प्लस वन क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहां पर n है वहां पर n प्लस वन कर दो। तो जहां पर n है वहां पर आ जाएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन। ये हमारे पास यू एन प्लस वन आ गया। अब आगे देखो, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो कितना होगा ये, इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए यूएन को डिवाइड करना इससे, तो देखो 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए आप इसको इससे डिवाइड करना तो इसके नीचे मत लिखो, इसको क्या करें, आपको मालूम है जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेसिप्रोकल करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 को डिवाइड करना है 1/2 से, 3 को डिवाइड करना है किससे, 1/2 से। तो आप एक काम करो, उसको 1/2 को 3 को अगर आप 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप एक काम करो, उसका रेसिप्रोकल करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है ना। तो आप उसमें क्या कर दो, 2/1 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही 6 आएगा। जब आप 3 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आ जाएगा। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, यू एन प्लस वन से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये पार्ट नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 2 के पावर n प्लस वन। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा मैंने। देखो इसको इससे डिवाइड करना था तो सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। चलिए अब आगे देखिए, इसके आगे देखिए अब यहां पर, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें, देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें ये 2 की पावर n है, चलिए इसको 2 की पावर n लिखते हैं, इनटू ऊपर और क्या, ये n प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर देता हूं मैं, तो n स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 प्लस 2n प्लस वन, ये इसके साथ प्लस में ही है, तो n स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, है ना। अब नीचे देखो, नीचे क्या बचा, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस वन, एक फैक्टर तो ये है, दूसरा ये 2 की पावर n प्लस वन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अलग अलग, 2 की पावर n इंटू टू, 2 की पावर n इंटू टू लिख सकते हैं ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहां पर 2 की पावर n से 2 की पावर n तो हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ऊपर देखो क्या बच रहा है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये तो न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में 2 और ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास आ गया un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू, un प्लस वन की वैल्यू। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, अब हम इसमें लगाएंगे लिमिट। देखो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम इसमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो अब जरा यहां पर ध्यान दें, लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस वन।
और यहां पर अब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखिए un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ये है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वैल्यू पुट करें n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास यहां से आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब इसमें लिमिट को अप्लाई करना है। तो लिमिट अभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी अप्लाई करोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। तो आपको मालूम होगा कि जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है तो हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या तरीका है, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के बाद देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दें इधर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कितना है ऊपर हमारे पास, इसमें से मैं n स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं। तो n स्क्वायर कॉमन लेने के बाद चलिए पहले लिख ही देता हूं, n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, n स्क्वायर 2n प्लस 2, यहां पर 2 है 2। चलिए तो यहां पर हमारे पास 2n प्लस 2 है, नीचे कितना है 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, यही लिखा हुआ। हाँ 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां पर ध्यान दीजिए कितना आएगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर अब इसमें से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस यहां 1 बचेगा, यहां कितना बचेगा 2 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर, ये बचेगा डिवाइडेड बाई नीचे देखो नीचे कितना बचेगा, नीचे से भी मैं n स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं तो बाहर हो जाएगा 2n स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर। यहां पर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारे पास, देखो हमारे पास बच गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर न्यूमरेटर है हमारे पास, और 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर डिनोमिनेटर है। अब आप यहां पर लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0, यानी कि ऊपर 1 प्लस 0 प्लस 0, नीचे 2 बाहर है, ब्रैकेट में 1 और ये 0, 1 प्लस 0, यानी कि कुल मिला के ऊपर 1 और नीचे 2 बचा। तो हमारे पास जो लिमिट आ गई है वो आ गई 1/2। कितनी आ गई है लिमिट, यहां पर हमारे पास आ गई है 1/2, यानी कि हमारे पास आंसर आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। और अगर आप ध्यान दें 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो लिमिट है अगर ये 1 से कम है तो डाइवर्जेंट सीरीज होगी, यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, देयरफॉर बाय, यहां पर लिखेंगे बाय रेशियो टेस्ट, है ना, बाय रेशियो टेस्ट या डीएलम्बर्ट टेस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, बाय रेशियो टेस्ट समेशन un इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। कैसे सीरीज है, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये क्या है डाइवर्जेंट सीरीज। तो आपको ऐसे ही चेक करके बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो बहुत आसानी से हमने बता दिया कि सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि गिवन सीरीज क्या है, हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेस्ट द सीरीज, इस सीरीज को टेस्ट करना है। अब यहां पर देखो फैक्टोरियल फॉर्म में एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान समझिए, क्योंकि इससे पहले हमने कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ा था, पी सीरीज टेस्ट। देखो पी सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि पी सीरीज का है या नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर अगर आप देखोगे कंपैरिजन टेस्ट के केस में, है ना, तो देखो इस वाली सीरीज में हम कंपैरिजन टेस्ट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में आपने देखा लास्ट लेक्चर में कि जो हमारा यूएन होता है उसमें से हम कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहां पर आप नीचे तो कॉमन ले लोगे एन स्क्वायर, लेकिन ऊपर से आपके पास एन में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और ऊपर एन की टर्म्स है भी, ठीक है ना।
अगर यहां पर ये 2 की पावर n ना होके n की पावर 2 होता तो हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते थे। तो यहां पर कंपैरिजन देखिए, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग सकता है, ठीक है ना, इसमें डीएलएम्बर्ट टेस्ट ही लगेगा। और एक बार मैं आपको बाद में जब हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस, पहचान क्या होती है कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन की और डीएलएम्बर्ट टेस्ट के क्वेश्चन की। वैसे आप क्वेश्चन करते करते खुद ही समझ जाएंगे कि क्या पहचान होती है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे यहां पर देखो फैक्टोरियल वाला है, जितने भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है वो कंपैरिजन टेस्ट से नहीं होंगे, उसमें आपको डीएलएम्बर्ट टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। तो ये तो आसान हो गया, पहचान में आ जाएंगे तुरंत, है ना। तो ज्यादातर यहां पर क्या, देखो यहां पर हमारे पास फैक्टोरियल आ रहा है, देखिए सीरीज को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लेट समेशन un इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 का स्क्वायर, है ना, 2 फैक्टोरियल अपॉन 3, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। अब यहां पर जरा सबसे पहले क्या करेंगे, हम un लिखेंगे, मतलब इसके nth टर्म लिखेंगे। तो ये तो हमारी सीरीज हो गई। अब हम लिखेंगे इसकी nth टर्म। देखिए nth टर्म क्या होगी, ध्यान से समझिए। ऊपर क्या लिखा है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यानी कि सीरीज क्या बन रही है, 2 3 4 2 3 4। अब देखो अगर 2 3 4 है, ध्यान दीजिए इधर, अगर 2 3 4 हमारे पास है तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है, एक एपी है। और इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म, इसकी nth टर्म वैसे तो आपको डायरेक्ट पता चल गई होगी अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है। इसकी nth टर्म होगी n+1। देखिए कैसे, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब जानते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 2 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। तो जब कॉमन डिफरेंस 1 है तो यहां पर 1 ही रह जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, ये आपका आ गया n+1। तो दिस इज द nth टर्म। तो यहां पर जो हमारे पास ऊपर लिखा है 2 3 4, देखिए अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो n होता, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, ऊपर इसकी nth टर्म आएगी n+1, तो मैं ऊपर लिख सकता हूं n+1 और बाहर आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई। अब नीचे आ जाओ, नीचे 3 की पावर 1, देखो यहां पर 3 की पावर कितनी है, 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यानी कि जो पावर है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, मतलब ये नंबर है, मतलब एपी है। और इसकी nth टर्म क्या होगी, n होगी, यानी कि नीचे आएगा 3 की पावर n। देखो यहां पर भी फैक्टोरियल भी आ गया, 3 की पावर n भी आ गया, तो कंपैरिजन टेस्ट तो नहीं लगेगा। आप जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट का है या फिर डीएलएम्बर्ट टेस्ट है ना। चलिए अब यहां पर आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर nth टर्म आ गई, अब हम यहां पर un+1 निकालेंगे, un+1, n की जगह n+1 रख देंगे। तो देखो यहां पर अगर आप n की जगह n+1 रखोगे तो n+1 + 1 n+2 हो जाएगा, n+2 हो गया ऊपर फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर में n+1 आ जाएगा। तो un भी आ गया और un+1 भी आ गया। अब क्या करें, अब हम निकालेंगे इनका रेशियो। तो un, देखिए इसीलिए इस टेस्ट का नाम रेशियो है, क्योंकि हम un/un+1 का रेशियो निकालते हैं यहां पर। तो un/un+1 इज इक्वल टू un/un+1 इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर un को लिखूंगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, और इससे डिवाइड करना है तो सीधे हम इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 3 की पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे देखिए, अब चल कितना आ जाएगा देखें। अब यहां से मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो क्या करूंगा मैं, un/un+1 इज इक्वल टू, देखो ऊपर n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, देखो ये 3 की पावर n+1 है तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, 3 की पावर n अलग और 3 की पावर 1, तो 3 की पावर n इंटू डिवाइडेड बाई, समझ में आ गया सबको। अब नीचे देखो, नीचे लिखा 3 की पावर n, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू, अब ये n+2 फैक्टोरियल है,
तो n+2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिखेंगे n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा गया है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर मैं यहां पर 3 फैक्टोरियल लिखूं तो इसको क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखते हैं ना, डिक्रीज होता चला जाता है ना। जैसे आप यहां पर 4 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो एक एक नंबर कम होता जाता है, तो n+2 में से एक कम करेंगे तो n+1 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस पार्ट से खत्म हो गया और 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल आउट हो गई, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया un अपॉन un+1 इक्वल टू 3 ऊपर बचा और n+2 बचा। अब क्या करेंगे, अब इस पर कर देंगे लिमिट अप्लाई। तो अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए ना, अब हमें क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un+1, और यहां से अब हमारे पास देखो वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसमें, तो कितना आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और 3 अपॉन n+2। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिमिट लगा सकते हैं, n की जगह जब इंफिनिटी रखेंगे तो 3 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा। तो जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे तो ये 3 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, और 3 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, और 0 क्या है लेस देन इक्वल टू 1। 0 तो 1 से कम होता है, और अगर आपकी लिमिट 1 से कम है, लिमिट अगर 1 से कम है तो डाइवर्जेंट होगा। तो अगेन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, डाइवर्जेंट ही आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या आएगा, बाय रेशियो टेस्ट म्यू एन इज डाइवर्जेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, बाय रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट से क्या होगा, समेशन म्यू एन इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। कैसे सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, सारे स्टेप एक ही जैसे हैं, बस आपको nth टर्म निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है और लिमिट निकालनी है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारे पास यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये जैसे कि AKTU में यूनिवर्सिटी में आ चुका है ये क्वेश्चन 2019 में 10 मार्क्स का। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। देखो यहां पर क्या है, टेस्ट द सीरीज, यहां पर अब x आ रहा है हमारे पास। मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, एक जो डायरेक्ट थे, दूसरा जिसमें फैक्टोरियल आ रहा था। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें x आ रहा है। जहां पर x आता है वहां पर, जहां पर भी आपको x दिखाई देगा वहां पर आप ये मान के चलिए कि अगर ये डीएल नंबर टेस्ट का क्वेश्चन है और इसमें x आ रहा है, तो यहां पर अब इसमें एक केस में जाके हमारा डीएल नंबर टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जब डीएल नंबर टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, या तो हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे या रैबिस टेस्ट लगाएंगे। तो अभी हमने रैबिस टेस्ट तो पढ़ा नहीं है, इसलिए सिंपल सी बात है कि जब इसमें ये डीएल नंबर टेस्ट फेल होगा तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। बात समझ में आ रही ना। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा। तो सबसे पहले वही हमारा पहला स्टेप क्या होगा, लेट समेशन un इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस x क्यूब अपॉन 10 प्लस, अब देखो इसमें nth टर्म दे रखी है, अगर nth टर्म नहीं दी होती तो भी हम इसके nth टर्म लिख सकते थे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके nth टर्म को लिखना, x की पावर n। लेकिन यहां पर आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना दिया, इसकी nth टर्म पहले से दी हुई है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, अगर इसको हम देखो जो हमारा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहाँ x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर nth टर्म में n आ रहा है। तो ये 1 2 3 है, क्या है ये 1 2 3, तभी तो वहां n आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म तो कहीं इंक्लूड ही नहीं हुई। बात समझ में आ रही है ना। नीचे आप देखो 2, तो वहां पर n स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 2 5 10। देखो 2 का मतलब क्या, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 5 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1, है ना। और 10 को क्या लिख सकते हैं,
3 की पावर 2 प्लस 1, इसीलिए तो वहां पर nth टर्म में क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसका मतलब ये 1 का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम किसी सीरीज में से, अगर हम किसी भी गिवन सीरीज से कुछ टर्म को ऐड कर दें या उसमें कुछ टर्म ऐड कर दें या उसमें से कुछ टर्म को हटा दें, तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हम इस टर्म को लीव करेंगे, लिविंग फर्स्ट टर्म, लिविंग फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को लीव कर देंगे। समझ में आ रहा है क्यों लीव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को लीव करने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म को आप जैसे ही लीव करेंगे आपके पास क्या बचेगा, समेशन un इज इक्वल टू, हमारी सीरीज अब हो जाएगी x/2 प्लस या x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 2/5 प्लस x की पावर 3/10 प्लस डैश 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 और लास्ट में x की पावर n/n स्क्वायर प्लस 1। ये अब हमारे पास क्या आ गया, समेशन un आ गया एक्चुअल में। अब हम इसकी हेल्प से लिखेंगे यहां पर nth टर्म। अब देखिए आप nth टर्म क्या होगी, नाउ un, तो ये तो हमें गिवन है पहले से ही, अगर गिवन नहीं होती तो हम अपने आप लिखते। तो nth टर्म हमारे यहां पर क्या है, x की पावर n/n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस, देखो ऊपर x की पावर n है ना, तो मेरा थोड़ा सा x और n एक जैसा दिखता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर ऊपर हमारे पास x की पावर n है और नीचे n स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है un प्लस 1, un प्लस 1, तो x n की जगह n प्लस 1 रख दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो ये un आ गया, ये un प्लस 1 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहां पर होगा कि अब हम इनका रेशियो को निकालें। तो अब मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं un अपॉन un प्लस, देखिए जरा कितना आ जाएगा, un को ऊपर पुट करेंगे तो x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई, है ना, इससे डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर n प्लस 1, है ना। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, x की पावर n इंटू, इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20, है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और साथ में प्लस 1 भी ऐड है तो साथ में प्लस 1 भी ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, n की पावर 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट तो ये रहा। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस 1 है ना, नीचे क्या है, x की पावर n प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर n इंटू x, x की पावर n इंटू x, अलग अलग कर दिया। यहां से देखो आपके पास कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में x आएगा और n स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर में आ गया n स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x, तो में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही, ये हमारे पास आ गया। अब इस पे लगाएंगे लिमिट ना, इस पे क्या अप्लाई करना है आपको, लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1, वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और un की वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर उठा के रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 x। अब क्या करेंगे, अब वही हमेशा की तरह ऊपर से n स्क्वायर को कॉमन ले लो, नीचे को भी n स्क्वायर से कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अभी आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, तो चलिए मैं यहां से कॉमन लेता हूं और देखिए जरा कितना आएगा कॉमन लेने के बाद, देखें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर। नीचे से आप कॉमन लेंगे एन स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू में एक्स। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको लिख लेता हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1 प्लस 2 अपॉन एन ऊपर आ रहा है, 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर, 2 अपॉन एन स्क्वायर। नीचे हमारे पास बच रहा है 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर और बाहर है एक्स। ठीक है ना, बाहर कितना है एक्स हमारे पास है। अब देखिए यहां पर हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ लिमिट अप्लाई करने में नहीं है। तो देखो कितना आ जाएगा, ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, 2 अपॉन इन्फिनिटी 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 आएगा, अपॉन में 1 प्लस 0 और बाहर लिखा है एक्स। यानी कि यहां से अगर आप देखें तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 अपॉन एक्स आ रहा है। कितना आ रहा है 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब हमारी जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन एक्स। कितना आ रहा है 1 अपॉन एक्स। अब प्रॉब्लम हो गई क्या कि पहले अभी तक तो ये नंबर आ रहा था, जैसे अभी हमारा 1/2 आया था, 0 आया था, तो 1/2 और 0 हमने कहा लेस देन 1 है इसलिए डाइवर्जेंट है। अब यहां पर हम इसको तो बता ही नहीं सकते कि डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल है। तो यहां पर बनेंगे 3 केस। क्या बनेंगे यहां पर 3 केस यहां पर बनेंगे। ठीक है ना, अब जरा यहां पर ध्यान देंगे 3 केस क्यों बनेंगे और कैसे बनेंगे। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं 3 केस यहां पर कैसे बनेंगे। यहां पर हमारे पास 1 अपॉन एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स आ रही है लिमिट की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। अब इस लिमिट की वैल्यू को जो हमारे पास 1 अपॉन एक्स आ रही है, इसको हमारा लिखने का तरीका क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, लिखने का तरीका। अब जरा यहां पर ध्यान देना, अब मैं यहां पर लिखूंगा बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट, यही चलिए यहां पर लिख देता हूं बाय रेशियो टेस्ट। अब जरा यहां पर ध्यान दें, बाय रेशियो टेस्ट क्या होगा। देखो यहां पर हमारे पास रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 अपॉन एक्स आई है, क्या ये 1 अपॉन एक्स हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो रेशियो टेस्ट से इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे यही हमें देखना है। देखो जरा, जो हमारी सीरीज है un, जो गिवन सीरीज थी, ये सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। समेशन un डाइवर्जेंट होगी कब, इफ, अब जरा ध्यान दीजिए, समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ जो हमारे पास ये 1 अपॉन एक्स आ रहा है, इफ 1 अपॉन एक्स, देखिए 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1। डाइवर्जेंट की कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी लिमिट की वैल्यू आई है वो 1 से कम होनी चाहिए। तो ये हमारी सीरीज जो होगी डाइवर्जेंट होगी। यहां पर ध्यान दो, देखो डीएलएम्बर्ट टेस्ट में अगर ये लिमिट की वैल्यू 1 से कम है तो हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। इसी चीज को मैं वहां पर यूज कर रहा हूं। देखिए तो समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लेस देन, सॉरी लेस देन 1 है ना, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, और देखिए 1 अपॉन एक्स अगर 1 से कम है तो x क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। बोले ये बात क्लियर हो गई कि समेशन un डाइवर्जेंट होगा अगर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लेस देन 1 हुई या फिर x ग्रेटर देन 1 हुआ। तो ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, समेशन un, दूसरा केस क्या हो सकता है, इज डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट हो सकती है कब, डाइवर्जेंट इफ 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज लेस देन 1। यानी कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो हमारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्या होगी, डाइवर्जेंट। देखिए ये सबको समझ में आ रहा है ना, अगर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, तो इससे क्या पता चलेगा, मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इधर 1 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इसका मतलब x क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। समझ में आया कैसे लिखा मैंने। तो अगर 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 है तो x लेस देन 1 होगा, तभी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। चलिए अब तीसरा केस, ये तो ठीक है
कि अगर ऐसा हुआ, लेस देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये, और यहाँ डाइवर्जेंट नहीं है, यहाँ कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, समेशन UN इज कन्वर्जेंट। लेकिन अब क्या होगा, अगर 1/x की वैल्यू 1 हुई, अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो ये तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब इसमें तीसरा केस भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 भी आ सकती है। तो टेस्ट फेल, अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना, टेस्ट फेल कब होगा, टेस्ट फेल इफ 1/x इक्वल टू 1, और 1/x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब x इक्वल टू 1, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 हुई तो हमारा टेस्ट हो जाएगा फेल। और अगर अब टेस्ट फेल हुआ तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंपैरिजन टेस्ट से करें या हम रेबिस टेस्ट से करें, है ना। तो पहले हम ट्राई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा तब हम देखेंगे रेबिस टेस्ट। तो अभी तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तक हमने रेबिस टेस्ट नहीं पढ़ा, तो अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें कंपैरिजन टेस्ट ना लगे। तो अब हम यहाँ क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग रहा था, लेकिन अब कंपैरिजन टेस्ट लग जाएगा ना, यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, या फिर हम लिखेंगे बाय, अब हम यहां पर क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1, यूज कंपैरिजन टेस्ट, यूज कंपैरिजन टेस्ट। तो x इक्वल टू 1 के लिए अब मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करूंगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 4x इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। बोलो बात क्लियर हुई सबको, किसका यूज करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब कुछ नहीं करना, अब हमने जो लास्ट लेक्चर में कंपैरिजन टेस्ट लगाया था ना, एज इट इज सब कुछ वही करना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन, अब मैं इसमें जो हमारा UN आया था ना, उस UN को मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो जहां पर भी x आए वहां पर आप UN को इक्वेशन 1 मान लिया करो, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में आपको क्या चाहिए, UN चाहिए, nth टर्म आपको चाहिए। तो आप इसमें क्या करो, x की जगह 1 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से मिल जाएगा UN इज इक्वल टू, देखो यहां पर अगर आप x की जगह 1 पुट कर दो तो ऊपर तो 1 और नीचे n स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, ऊपर तो 1 ही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका हो गया UN। अब आप क्या करोगे, इस UN में से, देखिए UN आपके पास आ गया। जब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते थे तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास UN है उसमें से हम n की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते थे। तो ऊपर तो है नहीं n, नीचे है, नीचे से कॉमन ले लेंगे, n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना, 1 अपॉन n स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद जो हमारा n की पावर कॉमन आई है, जो भी n की पावर हमारे पास कॉमन आई है, वही हमारे पास क्या होता था, Vn होता था, जो कि हमारी ऑक्सिलरी सीरीज है। कौन सी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज। तो अब मैं यहां से नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, तो यहां पर हमें मिल जाएगी ऑक्सिलरी सीरीज। नाउ ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज। अब ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी, यहां पर जरा ध्यान देना। ऑक्सिलरी सीरीज को हम लिखते हैं Vn, और Vn हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट। देखो यहां पर Vn क्या आएगा, जो हमारा ये पार्ट लिखा हुआ है इसमें से जो आपने बाहर कॉमन लिया वो लिया n स्क्वायर, ऊपर क्या है 1, तो 1 अपॉन n स्क्वायर हमारी इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी सीरीज की nth टर्म हो जाएगी, 1 अपॉन n स्क्वायर। तो हमारे पास UN भी आ गया, हमारे पास Vn भी आ गया। कंपैरिजन टेस्ट में हम UN निकालते हैं, Vn निकालते हैं, और UN और Vn निकालने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम निकालते हैं लिमिट, लिमिट UN अपॉन Vn और n टेंड्स टू इंफिनिटी। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर UN को रखना पड़ेगा। UN कितना है भाई, UN है हमारे पास, ये वाला UN पुट करेंगे आप, है ना, ये वाला UN। तो यहां से 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन में n स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये था हमारे पास UN, जो कि मैंने न्यूमरेटर में लिखा। अब इसको डिवाइड करना है Vn से, तो एक काम कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल करके। तो Vn से डिवाइड करना है, इसका रेसिप्रोकल करो तो ऊपर n स्क्वायर जाएगा और नीचे आएगा 1, और यहां से n स्क्वायर से n स्क्वायर हमेशा की तरह क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब मैं यहां पर लिमिट लगा सकता हूं सीधे सीधे।
देखो क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर तो 1 है, नीचे अगर आप लिमिट लगाएंगे तो 1 + 0 आएगा। इसका मतलब हमारे यहां से लिमिट आ गई 1। कितनी लिमिट आ गई? 1 आ गई। अब जरा ध्यान देना, कंपैरिजन टेस्ट में क्या देखते थे हम कि जो हमारी लिमिट है, अगर हमारी जो लिमिट है कंपैरिजन टेस्ट में अगर वो फाइनाइट, फिक्स और नॉन जीरो है तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है? फाइनाइट भी है, फिक्स्ड भी है एंड नॉन जीरो भी है। फाइनाइट भी है, फिक्स भी है और नॉन जीरो भी है। तो अगर वैल्यू फाइनाइट, फिक्स और नॉन जीरो होती है तो हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल, है ना। तो कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो कंपैरिजन टेस्ट हमारा एप्लीकेबल हो गया, यानी कि क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले आप रेशियो टेस्ट लगाओ, रेशियो टेस्ट फेल हो जाए जिस केस में, उस केस में कंपैरिजन टेस्ट लगा दो उठा के। ठीक, चलिए तो अब यहां पर हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाया, तो कंपैरिजन टेस्ट लगाने के बाद अब देखिए हमारे पास क्या आएगा। कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल हो गया। जब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल हो जाए तो अब आप क्या करोगे? अब आप पहले जो आपकी पी सीरीज है, पी सीरीज कहां है? ये रही ऑक्सिलरी सीरीज। ऑक्सिलरी सीरीज की nth टर्म है, ऑक्सिलरी सीरीज क्या है? nth टर्म है। इससे पहले आप ये पता करो कि ये जो गिवन सीरीज है हमारी ऑक्सिलरी सीरीज है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो चलिए क्या करते हैं, नाउ बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। तो देखो क्वेश्चन डीएलएम्बर्ट टेस्ट का है, इसमें कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट सब आ गया। ठीक है, तो डीएलएम्बर्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास पी सीरीज भी आ जाएगा, कंपैरिजन भी आ जाएगा और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि उसमें रेबिस टेस्ट भी आ जाएगा। चलिए देखिए, तो यहां पर ना बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑन किस पे लगाएंगे? कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे हम समेशन वीएन पर, जो हमारी ऑक्सिलरी सीरीज है ना वीएन, समेशन वीएन। तो देखिए कैसे लगेगा, अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए। समेशन वीएन इज इक्वल टू समेशन 1/Vn की जगह n स्क्वायर लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये जो मैंने अभी अभी यहां पर लिखा है, क्या ये पी सीरीज का फॉर्मेट नहीं है? डेफिनेटली ये पी सीरीज का फॉर्मेट है। तो यहां से हमें n क्या मिल रहा है? यहां से हमें n मिल रहा है 2, सॉरी n कह रहा हूं मैं, p कितना मिल रहा है यहां से? 2। और याद करो पी सीरीज टेस्ट में, अगर पी सीरीज टेस्ट में p की वैल्यू 1 से ज्यादा होती थी, ग्रेटर देन 1 होती थी, तो सीरीज होती थी कन्वर्जेंट। तो ये हमारी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर ये p की वैल्यू 2 है और ग्रेटर देन 1 है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? हेंस समेशन वीएन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। कैसे सीरीज है ये? कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन भी कंपैरिजन सीरीज होगी। क्यों? क्योंकि जो नेचर ऑक्सिलरी सीरीज का होता है वही नेचर आपका मेन सीरीज का भी होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन इज ऑल्सो अ कन्वर्जेंट सीरीज। ये भी क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। बोलो समझ में आ गया? इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब अगर हम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखे तो अब हम कैसे लिखेंगे? देखो हम इससे पहले ये प्रूव कर चुके हैं। देखो क्या क्या प्रूव कर चुके हैं हम, ध्यान देना यहां पर। पहला पार्ट ये कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट, है ना। और यहां पर हमने क्या प्रूव करा? ये x इक्वल टू 1 वाला केस चल रहा है। जब x इक्वल टू 1 होगा तो हमारी सीरीज होगी कन्वर्जेंट। यानी कि सीरीज कन्वर्जेंट कब कब होगी? जब x की वैल्यू या तो 1 के इक्वल हो या फिर x की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 और 1 के केस में कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन के केस में डाइवर्जेंट है। तो मैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा? नाउ फाइनली जो हमारा आंसर होगा, देखिए फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इधर। फाइनली हमारे पास, चलिए स्पेस कम है मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। हमारे पास क्या आएगा फाइनली? देखो हमारे पास अगर x की वैल्यू समेशन
UN is convergent if x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। देखिए लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तब तो कन्वर्जेंट है ही, इक्वल टू पे भी कन्वर्जेंट है, तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि समेशन UN जो है वो कन्वर्जेंट होगा अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हुई, और समेशन UN इज डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आप फाइनल में लिखेंगे, है ना, तो आप यहां पर लिखेंगे कि फाइनली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो इस सीरीज के अंदर हमारा जो क्वेश्चन था, अगर यहां पर x की जगह 1 आ जाए या लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट, और अगर x की जगह ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मान लीजिए टेस्ट आपको समझ में आ गया। इस टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप के, मतलब यही क्वेश्चन है या कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है जैसा अब ये भी हमने किया, थोड़ा सा अंतर है ना। और ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करा ये आपका AKTU में 2019 में आया था, और ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं कराने वाला हूं आपको, ये क्वेश्चन ये अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ हमारा AKTU का 2022 में, उसमें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इससे पहला वाला भी 10 मार्क्स में आया था, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे क्या है क्वेश्चन। नाउ टेस्ट द सीरीज, अब हमें इस सीरीज का टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर ये डाइवर्जेंट है। अब ध्यान से समझेंगे क्या है सीरीज को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट समेशन UN इज इक्वल टू x अपॉन 1 इंटू 2। देखिए डॉट जो है यहां पर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना, 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर 3 इंटू 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 इंटू 6 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 7 इंटू 8 प्लस डैश डैश, है ना, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। अब इसके आगे देखो हमें क्या करना है, हमें इसके nth टर्म को लिखना है। देखिए इसकी nth टर्म कितनी होगी, ध्यान दें यहां पर देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न को ध्यान दीजिए, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो यहां पर पैटर्न को ध्यान दीजिए, x की पावर में 1 2 3 4 इस तरह से हम चल रहे हैं, है ना। चलिए तो देखिए यहां पर पैटर्न को चेक करते हैं। देखो x की पावर 1 2 3 4 इस तरह से जा रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 आपको मालूम है 1 2 3 4 अगर इस तरह से जा रहे हैं तो इसकी nth टर्म क्या होगी, n होगी। तो यानी कि ऊपर आ जाएगा x की पावर n डिवाइडेड बाई, अब नीचे जरा ध्यान से देखना, नीचे का समझते हैं। देखिए क्या है, देखो यहां पर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम चल रहे हैं। तो आपको क्या देखना होता है, आपको सबसे पहले ये देखना होता है 1 के बाद, देखो इस टर्म में पहला नंबर 1, इस टर्म में पहला नंबर 3, यानी कि 1 3 5 7। तो आपको इसकी सीरीज बनानी है 1 3 5 7। क्या है ये, एक AP है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो इसके अगर आप nth टर्म निकालोगे तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यानी कि 2n माइनस 1 कितना आ जाता है हमारे पास, 2n माइनस 1 यहां पर आ जाता है। तो देखो जो 1 3 5 है इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। अब आगे देखो उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 जरा ध्यान देना, 2 4 6 8 अगेन AP जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। तो यहां पर अगर आप nth टर्म लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 डी कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2n, यानी कि हमारे पास यहां पर इसके nth टर्म आ जाएगी 2n। तो ये हमारी आगे इसकी nth टर्म,
ठीक है ना, ये क्या है, nth टर्म है, आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आप n की जगह 1 2 3 रखेंगे तो x की पावर 1 2 3 4 आता चला जाएगा। नीचे अगर आप देखो, इसमें अगर n की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, फिर इसमें 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो ये 5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, बिल्कुल वही आता चला जा रहा है। तो ये हमारी nth टर्म हो गई। अब इसमें क्या करना है, डीएल नंबर टेस्ट हम लगा रहे हैं, तो यूएन हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे यूएन प्लस वन। क्या करना है, एन की जगह एन प्लस वन रख देना है, तो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, यहां पर देखो अगर आप इसमें एन की जगह एन प्लस वन रखोगे, यहां देखो ध्यान से 2n माइनस वन है, अगर एन की जगह आप एन प्लस वन रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस टू माइनस वन, यानी कि 2n प्लस वन आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, है ना। तो अगर n की जगह n प्लस वन रखोगे तो 2n प्लस वन आ जाएगा, और यहां पर अगर आप n की जगह n प्लस वन रखोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ n प्लस वन आ जाएगा। तो ये un प्लस वन आ गया हमारे पास। चलिए अब हमने इतना कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हम रेशियो टेस्ट से करने जा रहे हैं इसको। तो un अपॉन un प्लस वन, चलिए देखते हैं कितना आएगा। देखिए un क्या है, ये ऊपर लिखेंगे इसको, x की पावर n, x की पावर n अपॉन 2n माइनस वन इंटू 2n मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई x की पावर n प्लस वन। यहां से मैं पहले एक काम करता हूं, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, अभी उसको काट ही देते हैं। 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल आउट। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए अब क्या होगा, देखिए यहां पर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू, देखो ऊपर हमारे पास क्या है, x की पावर n है, इंटू और क्या आ जाएगा, देखिए ये 2n प्लस वन इंटू n प्लस वन आ जाएगा, 2n प्लस वन इंटू n प्लस वन आएगा, डिवाइडेड बाई, नीचे देखो क्या क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास नीचे हमारे पास था 2n माइनस वन, एक ये n आएगा, तो n इंटू 2n माइनस वन, n 2n माइनस वन, ये वाला पार्ट आ गया n इंटू 2n माइनस वन, और ये x की पावर n प्लस वन को x की पावर n इंटू एक्स लिख सकते हैं, x की पावर n इंटू एक्स। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो देखो x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो गया, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो गया, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो चलिए हमारे पास जो फाइनली ये रेशियो आ रहा है un प्लस वन, ये रेशियो कितना आ रहा है, 2n प्लस वन न्यूमरेटर में और n प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, n 2n माइनस वन इंटू एक्स आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है लिमिट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो un अपॉन un प्लस वन इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू है हमारे पास 2n प्लस वन, n प्लस वन डिवाइडेड बाई n इंटू 2n माइनस वन इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं हम, ऊपर से देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें से भी n कॉमन आएगा, इसमें से भी n कॉमन आएगा, तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से भी n और यहां से भी n, तो n स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस वन अपॉन n और 1 प्लस वन अपॉन डिवाइडेड बाई, यहां से अंदर से n कॉमन आ गया, एक n बाहर था पहले से, तो n स्क्वायर, तो 2 माइनस वन अपॉन n और इनटू में x, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप इसमें अब लिमिट अप्लाई करते हैं, देखो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहां क्या आएगा, 1 अपॉन n जीरो, यानी कि 2 प्लस जीरो पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस जीरो, नीचे देखो जरा 2 माइनस जीरो, और बाहर लिखा है x, क्या लिखा है, x। अब इसको मैं आगे देखो, ऊपर कितना आ रहा है 2 और नीचे कितना आ रहा है 2x, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 2x। तो हमारे पास जो लिमिट आ रही है, लिमिट
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1, ये हमारे पास आ रहा है 2 अपॉन 2x। 2 अपॉन 2x मतलब 1 अपॉन x आ गया सीधे सीधे, 1 अपॉन, ये हमारे पास, यानी कि सेम क्वेश्चन बन गया लास्ट क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल डेफिनेटली भाई। वहां भी हमारी लिमिट 1 अपॉन एक्स आ रही थी, यहां भी हमारी लिमिट 1 अपॉन एक्स ही आ रही है। तो अब बिल्कुल डेफिनेटली पहले के जैसा क्वेश्चन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे एक बार और समझ लीजिए। देखिए बाय रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट या बाय डीएलम्बर्ट टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट। देखें जरा रेशियो टेस्ट से क्या आ जाएगा, देखो जो हमारा समेशन, जो सीरीज है हमारी समेशन यूएन गिवन सीरीज इज, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट लिखो पहले या डाइवर्जेंट, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इज कन्वर्जेंट इफ, कब होगी कन्वर्जेंट, देखिए जब हमारे पास इफ 1 अपॉन एक्स, ध्यान देना 1 अपॉन एक्स जो हमारी गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी जब हमारे पास जो लिमिट आ रही है, जो हमारे पास लिमिट आ रही है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। एल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और x इज लेस देन 1, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, समेशन यूएन इज, समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट, ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ, कब होगी डाइवर्जेंट, अगर हमारे पास जो 1 अपॉन एक्स है अगर ये हमारे पास लेस देन 1 हो जाए या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो इस केस में हमारी सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। अब मेन केस हमारा आता है थर्ड, जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल, टेस्ट फेल कब होगा, टेस्ट फेल होगा इफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 1 हो जाए, या फिर दूसरे तरीके से हम बोलें कि x की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा टेस्ट हो जाएगा फेल। और जब टेस्ट होगा फेल तो लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। नाउ यूज कंपैरिजन टेस्ट। तो अब यहां पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, या चलिए यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। अब यहां पर क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे और कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट को यूज करने का पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो हमने जो यूएन निकाला था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारा यूएन था, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप यहां पर आएगा, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास यूएन कितना आ जाएगा, देखिए यूएन, ध्यान दें यहां पर ये था हमारा यूएन, ये हमारा यूएन है। इसमें x की जगह 1 पुट करोगे तो ऊपर तो 1 आ जाएगा है ना, और नीचे आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n, तो 1 अपॉन 2n और 2n माइनस 1, यही था हमारे पास। देखो 2n मैंने पहले लिख दिया, 2n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं तो हमें vn निकालना पड़ेगा। vn निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास un है इसमें से n को कॉमन ले लेते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन, एक n अंदर से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन, ये हमारे पास, ठीक है ना। अब चलिए हमारे पास un आ चुका, अब क्या करेंगे ना, अब हम लिखेंगे यहां पर ऑक्सिलरी सीरीज। क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी सीरीज। तो ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सिलरी सीरीज है ना। तो ऑक्सिलरी सीरीज आप लिखने जा रहे हैं, जो हमारे पास उसकी nth टर्म लिखने जा रहे हैं पहले एक्चुअल में हम। तो ऑक्सिलरी सीरीज की nth टर्म हमारे पास होगी 1 अपॉन n स्क्वायर। कैसे पता चला, ऑक्सिलरी सीरीज देखिए जो कॉमन आता है, कॉमन आता है उसको हम लिखते हैं ऑक्सिलरी सीरीज में। और ध्यान रखें कॉमन 2 भी है, लेकिन 2 को नहीं लेना, केवल n को लेना है। किसको लेना है, केवल n को लेना। लास्ट लेक्चर में ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए अब हमारे पास ऑक्सिलरी सीरीज भी आ गई, फिर से लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट किस पे लगाएंगे, लिमिट, अब हम देखो हम कंपैरिजन, पहले हमने लिमिट लगाई थी क्योंकि हम क्या कर रहे थे, रेशियो टेस्ट पढ़ रहे थे। अब हम लिमिट लगा रहे हैं क्योंकि हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन pn।
un अपॉन vn हम यहां पर लगाएंगे। देखिए तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, वैल्यू पुट कर दें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un कितना है, un ये लिखा है। देखिए इस वाले un जहां आप कॉमन ले लेते हैं ना उस वाले un को पुट करते हैं, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 1 अपॉन 2n स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन n। इसको डिवाइड करना vn से, vn क्या है ये रहा, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर n स्क्वायर आएगा और नीचे 1 आएगा। और यहां से आपको मालूम है ये हमेशा कैंसिल आउट होता है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा। अब जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखिए जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2 बाहर है, और 2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया 1/4, आ गया 1/4। यानी कि अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं इसको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन vn, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1/4। और 1/4 क्या है, 1/4 जो वैल्यू है हमारे पास ये फाइनाइट है, फिक्स्ड है एंड नॉन जीरो भी है, फाइनाइट भी है, फिक्स्ड भी है और नॉन जीरो भी है। और अगर ऐसा है तो कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है। तो हम क्या लिखेंगे, कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल, कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल। कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल कब होता है, जब हमारी लिमिट फाइनाइट, फिक्स और नॉन जीरो आ जाए तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ गई। चलिए कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है तो अब हम यहां पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई होता है, पहले हम पी सीरीज से देखेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है ना। पहले हम क्या लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट के लिए भी हम पहले क्या लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं पी सीरीज टेस्ट, ठीक है ना, पी सीरीज टेस्ट। बोलो बात समझ में आ गई। तो मैं यहां पर पहले पी सीरीज टेस्ट लगाने जा रहा हूं। चलिए देखिए, तो बाय पी सीरीज टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट, मैं यहां पर पी सीरीज टेस्ट लगा रहा हूं। देखिए पी सीरीज टेस्ट किस पे लगता है, वीएन पे, किस पे लगता है, वीएन पे। तो समेशन वीएन इज इक्वल टू समेशन वीएन की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहां से देखो ये पी सीरीज का फॉर्मेट आ गया, पी कितना है 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, और अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो आप यहां से कह सकते हैं हेंस समेशन वीएन इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। ये कैसे सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है ना। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे यहां पर, तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नेचर वीएन सीरीज का होता है वही नेचर यूएन सीरीज का भी होता है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा समेशन यूएन है, समेशन यूएन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया है ना। तो इसका मतलब अगर हम अब फाइनली देखें, अब देखो मैं यहां ठीक से आंसर लिख रहा हूं, लास्ट में लास्ट क्वेश्चन में स्पेस कम रह गया था। नाउ फाइनली, फाइनली जो हमारा आंसर आएगा उसको जरा ध्यान दिएगा कैसे लिखेंगे। देखो फाइनली अगर हम देखें तो हुआ क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 थी तो कन्वर्जेंट आया, x की वैल्यू अगर 1 है तब भी कन्वर्जेंट आया। देखो x की वैल्यू, ये जो हमारा कन्वर्जेंट आ रहा है ये कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 1 है। तो यानी कि 1 पे भी कन्वर्जेंट आ रहा है और लेस देन 1 पे भी कन्वर्जेंट आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं यहां पर, देखिए 2 पॉइंट यहां पर आ जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट क्या कह सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ, कब,
अगर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि देखो इक्वल टू पे भी कन्वर्जेंट है और लेस देन पे भी कन्वर्जेंट है, तो हम कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू पे क्या है, कन्वर्जेंट है। सेकंड पॉइंट समेशन un इज डाइवर्जेंट। ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आपकी डाइवर्जेंट, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपके पास कन्वर्जेंट। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये होता है पैटर्न इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है 2022 में। कब आया है, 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है ना, 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो भी ऐसा ही था। तो जनरली यहाँ से डीएल नंबर टेस्ट के जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्मेट के आते हैं। अब यहाँ पर आपको एक डीपीपी है जिसमें सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको कन्वर्जेंस चेक करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ऊपर आप nth टर्म लिखेंगे, यहाँ पर इसकी क्या लिखेंगे, nth टर्म लिखेंगे, और nth टर्म लिखने के बाद इसकी कन्वर्जेंसी को चेक करेंगे। सो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। देखिए ये देखने में जरूर अलग सा लग रहा है, इसमें लॉग आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। इसमें टेस्ट फेल भी नहीं होगा, यहाँ तो टेस्ट फेल होगा लेकिन यहाँ टेस्ट फेल नहीं होगा। देखिए जहां पर डीएल नंबर टेस्ट फेल होगा वहां पर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको डीएल नंबर टेस्ट के साथ साथ अब आपको कंपैरिजन टेस्ट भी लगाना पड़ेगा। और अगर टेस्ट फेल नहीं होता है, अगर टेस्ट फेल नहीं होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएल नंबर टेस्ट केवल लगाना है। तो इसमें टेस्ट फेल का केस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, तो इसलिए टेस्ट फेल का केस बनेगा ही नहीं, है ना। टेस्ट द सीरीज, देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको पहले से nth टर्म लिख के दे रखी है, आपको nth टर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये जो सीरीज है इसमें जो ये इतना इतना पार्ट है ये nth टर्म है, क्या है ये, nth टर्म है। तो इसको आप कैसे करोगे, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराए भी थे। पहले आप इसको रेशनलाइजेशन कर लेना, रेशनलाइजेशन के बाद आपको सिर्फ वही करना है जो हमने यहां किया, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप इनको करेंगे तो इजीली आपके हो जाएंगे। बाकी आपको इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन डिले हो गया है, बीच में एक्चुअल में मेरी कुछ तबीयत खराब थी, तो इसलिए कुछ डीपीपी का जो सॉल्यूशन है वो अभी आपको नहीं मिल पाया, लेकिन अब जल्दी ही आपको सारी डीपीपी का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को करें, जब आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो आप अपने सॉल्यूशन से अपने आंसर को क्या करें, मैच कर लें, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन, या अब तो हमारे पास जो है वो 7 मार्क्स में आएगा, पहले 10 मार्क्स में आता था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब हमारे पास एक टेस्ट और बचा है और उसके बाद हमारा जो सीरीज वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा, रेबिस टेस्ट। और रेबिस टेस्ट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं उसमें कुछ नहीं है, डीएल नंबर टेस्ट जब फेल हो जाता है तब हम रेबिस टेस्ट को लगाते हैं, ठीक है ना। मतलब डीएल नंबर टेस्ट फेल हो जाए और कंपैरिजन टेस्ट ना लग पाए तब हम लगाएंगे रेबिस टेस्ट। तो इसलिए एक लेक्चर हमारा बचा है सीरीज का और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और वहां पर बहुत आसान भी है क्योंकि आपको डीएल नंबर टेस्ट ही लगाना है, क्लियरली। तो आज के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डीएल नंबर टेस्ट पढ़ा, कंपैरिजन टेस्ट भी हमने पढ़ा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करने चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए इस डीपीपी को आप सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।